अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। मौसम के हवाले से बात करेंगे। बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जो कि महकमा मौसमियात की जानिब से भी बताया गया था कि 20 सितंबर तक बारिशें होंगी। बारिशें हमने देखी भी हैं और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मौसम अब तेज़ी से बदल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब धूप निकलती है तो फिर से एक गर्मी का माहौल सा बन जाता है। तो इंतज़ार तो ये किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो मौसम है वो बेहतर होना शुरू हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जितने बिजली के बिल्स आ रहे हैं, तो यही दुआएं की जा रही हैं कि जल्दी से जल्दी सर्दियां आ जाएं। जो लोगों पर इस वक्त बर्डन है वो किसी तरह से डिवाइड हो जाए। लेकिन हमें इसके बाद अगले सीज़न की भी तैयारी करनी है, क्योंकि जो बिजली के नर्ख हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं। जब सर्दियाँ आने लगती हैं तो गैस के नर्ख बढ़ा दिए जाते हैं। तो हुक्मरान हमारी आवाम के साथ, हमारे साथ क्या कर रहे हैं, ये सबकी समझ से बालातर है। और इसी तमाम बातों में जो इंतज़ार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इलेक्शन कब होंगे, जब मुंतखब हुकूमत आएगी और उनसे सवाल जवाब किया जा सकेगा। निगरान हुकूमत से तो सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। उनको ना किसी चीज़ का नुकसान है ना किसी चीज़ का फ़ायदा है, वो किसी को जवाबदेह भी नहीं है। तो इंतज़ार लोग ये कर रहे हैं कि इंतखाबात हों, नई हुकूमत बने और फिर उनसे सवाल जवाब किया जाए। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। साबिक चीफ जस्टिस का आखिरी दिन, नवाज और जरदारी पर भारी। सियासी हलचल, शहबाज शरीफ की हंगामी बुनियादों पर लंदन तलबी। आईसीसी का भारतीय तराना, शायकीन क्रिकेट की शदीद तनकीद। जांबाजों का खेल, घुड़सवार तीरंदाज। सबसे पहले बात करेंगे आम इंतखाबात के हवाले से। ये बात तो तय है कि आम इंतखाबात होने हैं, लेकिन कब होने हैं इसके बारे में कोई भी यकीन से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इस हवाले से ज़्यादातर तो कयास आराइयाँ ही की जा रही हैं। और बाज़ हलकों का ये कहना है कि ये इंतखाबात का साल है ही नहीं और अगले साल भी शायद ही इंतखाबात हो सकें। बेयकीनी का आलम है और इस बेयकीनी के आलम में किसी भी पार्टी की तरफ से इंतखाबी मुहिम नहीं शुरू की गई। शायद जो सियासी पार्टियां हैं उन्हें भी इस बात का अदराक है कि असल में हो क्या रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियों में मसरूफ़ है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से आम इंतखाबात के लिए 88 नकात पर मुश्तमिल ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है, जिसे हम देखते हैं कि कभी भी फॉलो नहीं किया जाता। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदार इंतखाबी मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जबकि जो सेनेटर्स हैं और बल्दियाती नुमाइंदे वो इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। और तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर भी पाबंदी होगी, जो कि हम देखते हैं बड़ी पार्टियों की तरफ से कर दिया जाता है। दूसरी तरफ साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जो आखिरी दिन है वो सियासी जमातों पर काफ़ी भारी पड़ा है। नैब तरामीम के खिलाफ फैसले आने के बाद अब आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ नैब केस ओपन हो चुके हैं। नैब ने सियासतदानों के खिलाफ 80 केसेस खोलने की मंजूरी भी दे दी है। और लंदन में क्या सियासी हलचल हो रही है, इस हवाले से भी बहुत बात की जा रही है। इसका पता आने वाले दिनों में ही चलेगा। जिस तरह से शहबाज शरीफ वतन वापस आए, लेकिन आते ही उनको दोबारा लंदन तलब कर लिया गया है और कहा तो यही जा रहा है कि ये तलबी किसी अहम मामले में नवाज शरीफ की तरफ से हुई है, किसी खास पैगाम की बात हो रही है। मरीम नवाज को भी बुलाया गया है, उनके वो तो रवाना हो चुकी हैं लंदन के लिए और कुछ ही देर में शहबाज शरीफ एक बार फिर से लंदन रवाना होंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI के खिलाफ दर्ज 9 मई के मुकदमात में अब बगावत की दफात भी शामिल कर दी गई हैं। उधर मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले आज अवाम में जाने के काबिल भी नहीं हैं। इसके साथ साथ नैब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया है। चेयरमैन PTI पर टेलीथॉन के जरिए जमा फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है। उन्होंने अगस्त 2022 में टेलीथॉन के जरिए फंड्स इकट्ठे किए थे। सीनियर तज्जियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हवाले से मजीद बात करेंगे। पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शन कमीशन तो हम देख रहे हैं कि वो तैयारियां कर रहे हैं, उन्होंने एक डेट भी अनाउंस की हुई है। इस हवाले से आपको क्या लग रहा है, जो सियासी पार्टियां हैं, कोई इंतखाबी मुहिम, कोई इलेक्शन कैंपेन अभी हमें नहीं दिखाई दे रही? अनवार खावर साहब, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। सुबह सुबह आपसे बात हो रही है जी। सियासी जमातें हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार रहती हैं, हर वक्त सियासी जमातें अलर्ट रहती हैं। अदरवाइज वो सियासी जमात नहीं होगी जो इलेक्शन के लिए अपनी तैयारी ना करे। आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में घूम चुके हैं। फिर मरीम नवाज शरीफ साहिबा कब से एक्टिव हैं। PTI तो किसी भी हालात में वो लोगों के साथ रब्ता रखती है। इलेक्शन की डेट देना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब तो सदर ममलिकत भी कन्विंस हो चुके, जब लॉ मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया
सदर ममलिकत ने भी एक तजवीज दे दी थी कि 6 नवंबर तक करवा लें। मतलब है कोई ऐसा उनका डायरेक्टिंग ऑर्डर नहीं था कि आप इस डेट को जरूर करवाएं, लेकिन जो बुनियादी सवालात हैं वो अपनी जगह पर बरकरार हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 30 नवंबर को ये हल्का बंदियां पूरी हो जाती हैं, जो पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा था 14 दिसंबर, फिर 30 नवंबर तक आ गए, उसके बाद अगर लिटिगेशन शुरू हो गई, लोग अदालतों का रुख कर गए, एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और ना सिर्फ वो प्रोविंशियल पर्सपेक्टिव में आएंगे बल्कि जो इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां जिस जिले की हल्का कम होगा वो तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जिस हल्के का जिस जिले के हल्के बढ़ेंगे वो फिर आपस में लड़ेंगे कि नहीं मेरी कंस्टिट्यूएंसी इधर तक है, वो टूट के उधर चली गई। तो ये मुझे जो खास तौर पर डर है कि जब ये लिटिगेशन शुरू होगी, मत भूलिए कि पंजाब असेंबली का इलेक्शन 90 दिन के अंदर होना था। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी, दूसरा ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया, इसके बावजूद इलेक्शन ना हुआ। तो अब जो ये एक एप्रीहेंशन है, मैं जो कह रहा हूं अपनी एप्रीहेंशन, किसी की हो ना हो, तो मेरी एप्रीहेंशन की ग्राउंड्स यही हैं। पता नहीं फरवरी में भी इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, मैं इतना कह सकता हूं। आप ठीक है पराचा साहब, अभी जिस तरह से शहबाज शरीफ हमने देखा वतन वापस आए और आते साथ ही उन्हें वापस बुला लिया गया, मरियम नवाज को भी लंदन बुलाया गया है, आपको लगता है कोई अहम पैगाम है जो शहबाज शरीफ देने जा रहे हैं? अब पता नहीं अहम पैगाम से आपका क्या मतलब है और किन की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किन का पैगाम है। आजकल अदरवाइज तो कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत बड़ी एडवांस है, आप कहीं भी बैठकर किसी तरह का भी मैसेज दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक चीज जरूर है, आपने बार बार सुना बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो सारा कुछ नून को मिल रहा है। फिर उन्होंने बराह रास्त भी कहा कि हमें तो शिकायत लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से नून लीग से है। फिर पीपल्स पार्टी की सीईसी जो आप ही के शहर लाहौर में मिली अभी चंद दिन पहले, तो उन्होंने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ऑथराइज किया कि आप हमारे कंसर्न को दूर करवाएं। तो प्रोबेबली एक तो ये हो सकता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ ये कोई आसिफ जरदारी के कंसर्न कन्वे किए जाएं, साथ साथ जो नैब वाले मामलात हैं जो खुल गए, वो के सारे ही बेल पे हैं और इनको कोई खतरा नहीं है सवाए शौकत अजीज के। शौकत अजीज के खिलाफ कुछ नहीं हुआ अभी तक ना। मियां नवाज शरीफ भी जेल में रह चुके, आसिफ जरदारी भी जेल में रह चुके, शाहिद खाकान भी जेल में रह चुके, राजा परवेज अशरफ भी रह चुके, वाहिद भगोड़ा जो फिर रहा है वो शौकत अजीज है, वो उसका नाम तो आ जाता है लेकिन उसको अभी तक किसी ने गिरफ्तार थोड़ी किया है। तो लेकिन ये जितने बाकी हैं, बाकी जितने भी हैं, इन्होंने बेल करवाई हुई हैं, ये पहली बार नैब केस का सामना नहीं करेंगे, ये बार बार नैब केसेस का सामना कर चुके हैं। ठीक है पराचा साहब, बड़ी बहस की जा रही है इस बात पर कि तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा नवाज शरीफ साहब का। जब 21 अक्टूबर की जो डेट अनाउंस की गई उनकी तरफ से, एक ऑफिशियल डेट उसे कहा जाता है। एक तो ये बताएगा, आपको लगता है कि 21 अक्टूबर को वो आ जाएंगे पाकिस्तान? दूसरा, अब प्लान कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है मुस्लिम लीग नून का, शायद कुछ डर भी है उन्हें कि लोग नहीं आ सकेंगे। पहले कहा जा रहा था 10 लाख के करीब लोग आएंगे एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने, और अब ये कहा जा रहा है कि जलसा किया जाएगा मीनार पाकिस्तान पर। कुछ डाउट्स अब सामने आ रहे हैं इनके खुलकर कि अब इतना बंदा नहीं आएगा उन्हें बुलाने, और ये कहा जा रहा है कि जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जिस तरह से शादी सीजन है तो उस वजह से हम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाह रहे। देखें, गिमिक्स होती हैं। मसलन इधर एक धरना आया हुआ था तो 10 लोग भी सामने नहीं बैठे होते थे और कहा जाता स्टेज से कि इंसानों का समुंदर हमारे सामने है। तो जब आप गिमिक्स पे प्ले करते हैं तो फिर बंदे बिठाना, बैठना, उनको इकट्ठा करना, लेके आना, वो प्रॉब्लम नहीं होती। प्लस लाहौर जैसे शहर में वैसे ही अगर आप एक कोई आम सा जलसा कर लें तो तमाशबीन इतने हैं, ऊपर से बेरोजगारी इतनी है, बंदे लाना मसला नहीं है। मैं अब आपको बिल्कुल मैं क्लियर कर रहा हूं कि बंदे लाना, जहां 246 मिलियन की पॉपुलेशन हो, बंदे लाना मसला नहीं है। असल मसला ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ वाकई 21 को आएंगे। देखें, मिड सितंबर की पहले भी डेट दी गई थी, फिर कहा गया कि मिड अक्टूबर तक।
फिर अब 21 की डेट आ गई। जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाह रहे हैं, जैसे मरियम साहिबा कहती नहीं कि तराजू के पलड़े बराबर हों तो मियां साहब आएंगे, तो क्या तराजू के पलड़े बराबर हो गए? मियां साहब कहते थे कि जिन्होंने मेरे साथ ज्यादती की वो मुझसे मादरत करें। वो कौन लोग थे जिनका नाम अभी उन्होंने परसों 4-5 लोगों का नाम भी दे दिया। जब मियां साहब ने ये नाम दिए हैं, उसके बाद तनाज़ा खत्म हुआ है या बढ़ने का खदशा है? मैं तो ये सेकंड प्रपोजिशन को ओन करता हूं। अच्छा साहब, जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि उनसे माजरत कर ली जाए, माजरत करने से तो काम आपको लगता है हल हो जाएगा? और अगर फिर से नवाज शरीफ उसी लाइन पर चलते हैं जो फिर उनकी नोकझोंक की वजह बनती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिस तरह से वो नाम ले रहे हैं, दोबारा से उन्होंने कहा है कि उन लोगों को अकाउंटेबल होना चाहिए, तो आपको लगता है मामला फिर से खराब हो जाएंगे नून लीग के? मियां शहबाज शरीफ खुद फख्र महसूस करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ताना दिया जाता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं। मियां शहबाज शरीफ खुद कहते हैं कि मुझे ताना दिया जाता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं। तो शहबाज शरीफ साहब जो ये एक्टिव हैं, आ रहे हैं, फिर अभी जा रहे हैं, वो बहुत सारे दिन लंदन में रहे, फिर आए, फिर आज उन्होंने मरियम साहिबा तो चली गई और अभी थोड़ी देर में मियां शहबाज शरीफ भी चले जाएंगे। तो ये जो शटल डिप्लोमेसी होती है, इसका मकसद ही यही होता है कि जो कंसर्न है अपने कंसर्न भी थोड़ा कम किए जाएं, उनको जाहिर भी किया जाए, लेकिन उनकी बुनियाद पर आप एक इंस्टिगेटेड पोजीशन ना लें कि आप बिल्कुल ही किसी एक स्टेशनरी हो जाएं, किसी एक मकाम पे रुक जाएं, वहां पर ब्लॉक हो जाएं। तो पॉलिटिक्स इसी का नाम है। मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, वो इसी तरह आते थे वापस, फिर उनकी जो नोक झोंक जो आप कह रहे हैं, मैं तो इसको कुछ और समझता हूं कि वो फिर अपने काम पे लग जाते थे। जो उनके अंदर है किसी तरह से कि मेरे साथ मियां साहब के ज़हन में एक बात है कि मैं जेन्युइनली 2/3 लेके आता हूं और हर बार मुझे निकाल दिया जाता है। क्यों निकाल दिया जाता है? जब वो कहते हैं वोट को इज्जत दो, उसका मतलब उनके ज़हन में यही है कि मैं जेन्युइन जीत के आता हूं और मुझे निकाल दिया जाता है। ठीक है प्राचा साहब, जिस तरह से मियां साहब आप भी कह रहे हैं, हम सब जानते हैं 3 बार वजीर आजम बन चुके हैं, चौथी बार वो ये कह रहे हैं, लिखकर देने के लिए तैयार हैं कि वही वजीर आजम हैं। इसी बात का शिकवा है पीपल्स पार्टी को कि इतने शोर किस तरह से हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त नून लीग के लिए है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। और जो गिले शिकवे पीपल्स पार्टी कर रही है, वो नाम तो नून लीग का ले रहे हैं, लेकिन असल में तो एस्टेब्लिशमेंट से शिकवा है उनका। जो पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, उसका सिर्फ एक पहलू नहीं है, उसके बहुत सारे पहलू हैं। मसलन पंजाब में जो डेवलपमेंट फंड दिए गए वो तो खर्च किए जा रहे हैं। सिंध में जो डेवलपमेंट फंड थे वो ब्लॉक कर दिए गए कि अब कोई तरक्याती स्कीम वहां नहीं चल सकती। आपको याद है स्वात में खड़े होकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर सिंध में सैलाब ज़दगान की इमदाद के वादे पूरे न किए गए तो हम कोalition से अलहदा हो जाएंगे। अभी वो हुकूमत की इत्तेहादी। तो डेवलपमेंट फंड्स का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इलेक्शन टाइम के ऊपर। गो के जो पिछली हुकूमत इत्तेहादी ने नून लीग के MNAs को फंड दिए थे, वो बाकायदा ट्रांसफर भी हो गए। अब वो स्कीमें जारी हैं, उन पर काम शुरू हो रहा है। पीपल्स पार्टी की स्कीमें नहीं चल रही। नंबर 2, कैबिनेट की तरफ वो इशारा करके कहते हैं कि बाकी जमातों के तो बंदे, स्पेशली नून लीग की आपने खुद भी बात की, वो कहते हैं उनके लोग तो हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल की, सरकारी अफसरान की, सीनियर लोगों की तैनातियों के हवाले से हमसे पूछा तक नहीं जाता। इसी का एक अहम पहलू और भी है लेवल प्लेइंग फील्ड का कि खुदा न खास्ता 2013 वाले हालात ना हो जाएं, क्योंकि 2013 में MKM पीपल्स पार्टी ANP को दहशतगर्दों ने बाकायदा थ्रेट पे रखा हुआ था कि आप कैंपेन नहीं कर सकते, आप जलसे नहीं कर सकते, आप लोगों से मिल नहीं सकते। और वही दौर था जब मरहूम बशीर बिलोर साहब को शहीद किया गया। तो ये सारी चीजें हमारे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा हैं। कोई एक एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से वो कह रहे हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। ठीक है प्राचा साहब, अभी जिस तरह से 16 माह तो हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ऑलमोस्ट हमें एक ही पेज पर नजर आए, जो फैसले किए जा रहे थे मिलकर ही कर रहे थे। अभी क्या ऐसा हो गया कि मामलात इतने खराब होना शुरू हो गए, बयानबाजी अभी से शुरू हो गई, इलेक्शन कैंपेन अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो आपको लग रहा है कि 80s और 90s वाली जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की राइवलरी थी वो एक बार फिर से हम देखेंगे, या अब वहां तक नौबत नहीं पहुंचेगी? We are reading too much into it. In fact,
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से पहले के हालात वो नहीं रहे जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन करने के बाद के रहे। बाद में भी दोनों पार्टीज की हुकूमतें आईं। पीपल्स पार्टी ने 2008-2013 तक हुकूमत की। मैं आज भी आपको गारंटी देकर कह सकता हूं, इस मुल्क में एक भी सियासी कैदी नहीं था। पीपल्स पार्टी ने न किसी को बंद किया, पीपल्स पार्टी ने न किसी से इंतकाम लिया। उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई, 2013 से 18 तक चली। आपके सामने नून लीग ने बहरहाल फिर भी कुछ न कुछ ऐसा किया जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ था। मसलन डॉक्टर आसिम हुसैन जी, उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने उनको बंद रखा, मसलसल बंद रखा, लेकिन फिर भी 90s के हालात नहीं थे। अब चूंकि ये दो सियासी जमातें हैं, इनका नजरिया और है, इनका आउटलुक और है। मसलन सियासी नजरिए की बात करूं तो एंटायरली नून लीग एक और फलसफा है, उनका डेवलपमेंट है, पीपल्स पार्टी का सोशल वेलफेयर है। नून लीग जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से नून लीग की और सोच है, पीपल्स पार्टी की और सोच है। जब आप सियासत करते हैं, जब आप इलेक्शन टाइम पे स्पेशली जाते हैं, तो यू नीड अ नैरेटिव, और नैरेटिव बिलावल ने तो बना दिया अपना। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपने नैरेटिव को बना रही हैं। देखते हैं, वो पहले जो बात थी कि वोट को इज्जत दो, अब अगर वो कोई और नैरेटिव लेके आ जाते हैं कि हम इस मुल्क से, पहले वो भी कहते थे अंधेरे खत्म करेंगे, किए उन्होंने गैस की लोड शेडिंग थी, CNG नहीं मिलती थी, उन्होंने एनर्जी शॉर्टेज पर ओवर पावर किया मुल्क में रोशनियां भी वापस आई, मुल्क में गैस भी वापस आई थी। अब वो इलेक्शन में जब आएंगे क्या नारा लेके आते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो आप या हम सब समझते हैं कि शायद मामला बहुत बढ़ जाएंगे, ये इलेक्शन टाइम है, ये नैरेटिव बिल्डिंग का टाइम है। हर सियासी जमात ने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ना। ठीक है पराचा साहब, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, इस्लामाबाद से कुछ खबरें हैं जो मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं। जैसे कहा जा रहा है कि निगरान सेटअप में अभी जो मजीद सहाफी हैं उन्हें शायद शामिल किया जाएगा। बड़ा ब्राइट फ्यूचर देख रहे हैं हम सहाफियों का। आपसे किसी ने राब्ता किया हो, आपका नाम कहीं सामने आया हो कि आप भी निगरान सेटअप का हिस्सा बनने जा रहे हैं? मेरे साथ तो मजाक न करें, बाकी लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता ये है कि काबीना जो है वो वैसे तो आइन के मुताबिक 11% ऑफ दी पार्लियामेंटेरियन हो सकती है और उसमें 25% सेनेट का होता है। लेकिन चूंकि ये निगरान काबीना है, तो निगरान काबीना पहले जो बनी थी, एक दिन उन्होंने ओथ उठाया, फिर एक एक करके उसमें और दाखिल होते गए। तो दरवाजा तो खुला है। जब बाकी लेटरल एंट्री जिसको कह सकते हैं, जैसे फूड सिक्योरिटी वाले मिनिस्टर आए, आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जैसे प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर आए, तो एक एक करके और भी आ सकते हैं। दरवाजे बंद तो नहीं है, लेकिन ये है कि कौन आता है, किस क्राइटेरिया पे आता है, ये जो बुला रहे हैं काबीना में, ये वही जानते हैं। ठीक है पराचा साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। जिस तरह से हम देखते रहे हैं 16 माह जब हुकूमत की है पीडीएम ने, यही कहा जाता रहा, मिफ्ता इस्माइल बड़े कॉन्फिडेंट थे कि आप मुझे बस आने दें, मैं तमाम चीजें ठीक कर दूंगा, मैं मईशत ठीक कर दूंगा। उनसे मामला नहीं संभले। इसहाक डार का नाम लिया जाता रहा कि इसहाक डार साहब वापस आए हैं, डॉलर उनसे डर गया है। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, बल्कि डॉलर ने इसहाक डार साहब को मेरा ख्याल है जितना डरा दिया, वो वापस लंदन फिर रवाना हो गए थे फौरन ही जब हुकूमत खत्म हुई है। तो फिर नवाज शरीफ अगर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है, क्या प्लान उनके पास होगा? जो एक शख्सियात की सियासत है उससे हम कब बाहर निकलेंगे? इत्तेहादी हुकूमत ने जो कहा था वो कर दिया, मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ। इत्तेहादी हुकूमत के दौरान ही आते ही यहाँ पर बड़ी खुशी से, मुस्कुराहट से ऐलान किया जाता था कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा। खुदा न खास्ता श्रीलंका भी पाकिस्तान नहीं बना। पाकिस्तान को 3.5 साल की पीटीआई हुकूमत ने खारजा पॉलिसी में तनहा रख दिया था। ना सऊदी अरब आपका दोस्त रहा था, ना तुर्की आपका दोस्त रहा था, ना मलेशिया आपका दोस्त रहा था। यहाँ एक वजीर आजम अगर सियासी जलसे में खड़े होके पूरी यूरोपियन यूनियन को बदनाम करें तो यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान के ताल्लुकात कहाँ रहेंगे? और रहा अमेरिका, तो जो एक बंद कमरे में डिप्लोमेट्स की कन्वर्सेशन थी, वो भी एक सियासी जलसे में आपने कहा कि ये वो खत है, फिर उसको बाद में साइफर का नाम दे दिया गया। तो इस इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान के ताल्लुकात को बहाल किया। अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, सऊदी अरब हो, उर्दगान साहब हो, या मलेशियन हो, या कोई और मुल्क हो, कम से कम पाकिस्तान अब दुनिया में एंगेज्ड है, पाकिस्तान दुनिया के साथ खड़ा है।
पाकिस्तान में भी लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान की क़यादत भी बाहर जाती रही। इसलिए ये कहना कि इत्तेहादी हुकूमत ने मुआशी तौर पर या सफारती तौर पर जहां पाकिस्तान को लिया था वो उस वक्त तबाही का वक्त था, लेकिन जब इन्होंने छोड़ा है कम से कम ना हम डिफॉल्ट हुए, खुदा ना खास्ता ना हम श्रीलंका। मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ लेकिन अवाम डिफॉल्ट कर गए। बहुत शुक्रिया सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक, जो कि मसला अभी भी हल तलब है। साबिक वजीर आजम कब वापस आएंगे, कैसे आएंगे, उनका इस्तकबाल करने कौन जाएगा, जलसा होगा या फिर कन्वेंशन होगा, एयरपोर्ट कौन जाएगा और जलसे के लिए अवाम मुतहरिक हो पाएगी या नहीं, वापसी पर नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए तो फिर नून लीग की हिकमत अमली क्या होगी, ये वो तमाम सवालात हैं जो कि नवाज शरीफ की वापसी से जुड़े हुए हैं और इंतजार किया जा रहा है। जिस तरह से 21 अक्टूबर की तारीख दी गई है ऑफिशियली, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मंसूबा तब्दील भी हो चुका है और एयरपोर्ट पर लोगों को इकट्ठा करने के मामले पर जो लीगी रहनुमा हैं उनमें इख्तलाफात की खबरें अभी सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब पंजाब का ग्रैंड मुशावरती इजलास में मरीम नवाज ने 21 अक्टूबर को नून लीग के लिए इलेक्शन डे करार दिया है और इस इजलास में लीगी क़यादत खास तौर पर मरीम नवाज स्टिकर्स पर सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की तस्वीर ही चाहती हैं। इस पर भी हमारे पास बहुत सी अंदरूनी खबरें मौजूद हैं। नवाज शरीफ ने भी मरीम नवाज से इस हवाले से सवाल किया है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वकास गौरी और मोहसिन बिलाल हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वकास, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि जो इजलास हुआ, एक वाहिद सहाफ़ी थे आप जो उसमें मौजूद थे, तो क्या बातें हुई, क्या कन्फ्यूजन है जो यहाँ पर भी क़यादत मौजूद है उनके दरमियान? जी बिल्कुल, वो जो मुस्लिम लीग नून का तंजीमी इजलास था उसमें मैं वाहिद था जो उस इजलास में शरीक था। शायद वो शक्ल से मुझे भी पटवारी समझ रहे थे, तो किसी ने मुझसे पूछा नहीं। बहरहाल बाद में अज़मा बुखारी जो थी वो उन्होंने इस पर नाराज़गी का भी इजहार किया, लेकिन बहरहाल बतौर सहाफ़ी मेरा काम था कि मैं जाके उसको रिपोर्ट करूँ। नाराज़गी का इजहार क्यों किया? उनके ख्याल में कि सहाफ़ियों को मुस्लिम लीग नून की इंटरनल मीटिंग को कवर इस तरह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक ज़रूरी था मेरे लिए ताकि मुझे अंदर की बात पता चले। तो वो जो इजलास की इख्तलाफात थे और जो कुछ इजलास में सुनने और देखने को मिल रहा था उसका रिज़ल्ट जो है वो आज हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो भी लंदन रवाना हो चुके हैं और मरियम साहिबा जो हैं वो भी रात गए इकट्ठे। वो बड़ी मुश्किल से बैठते हैं, जाना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो इजलास में जो मरियम साहिबा ने मियां नवाज शरीफ का वापसी का प्लान बताया तो उसमें उन्होंने पीपी वाइज जो हैं वो कारकुन लाने का हदफ दिया। 500 से लेकर 3500 तक के मुख्तलिफ अहदाफ दिए गए जो ओहदेदार थे और मरियम साहिबा ने जैसे ही ये अहदाफ दिए तो जो लीगी ओहदेदार बैठे थे तो उन्होंने सर झुका के अपने जो है वो इनकार ना का इशारा जो है वो करना शुरू कर दिया। भी नहीं रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस के लिए उनके पास कोई चीज नहीं है, सेल करने के लिए कुछ, उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। महंगाई और जो बेरोजगारी है, माशी तबाही है और बिजली के बिल जो हैं वो एक जो मेरे साथ बैठे हुए थे वो पंजाब के ओहदेदार थे, मैं बता देता हूँ मैं जिनमें बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो हदफ मिल रहा है आपको क्या ये पूरा हो जाएगा? तो उन्होंने कहा सर 80 हल्के विच नहीं जा सकते क्योंकि लोग बिजली के बिल लेके बैठे हैं, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। और फिर ये नून लीग की क़यादत ने ये भी उन्हें जिम्मेदारी दी कि पेट्रोल भी तो आप ही करना है। इस मौके पर राना सनाउल्लाह साहब ने एक लुकमा दिया, उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन होते हैं तब भी तो आप वोटरों को पोलिंग स्टेशन पर लेके आते हैं ना, अपनी गाड़ियों का बंदोबस्त करती हैं, तो यह भी बंदोबस्त पार्टी की तरफ से कोई फंड भी नहीं दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अपने तौर पे सब कुछ मैनेज एक तो फंड नहीं दिया जा रहा, एक सवारियां भी आप ही लेके आओ तो फिर गड्डियां भी आप ही लेके आओ तो फिर तुहानू पता है जांझ फिर और वो जो कीमे वाले नान बिरयानी के लिए फेमस हैं वो भी खुद अरेंज करे। और दूसरा जो वहां पे मैं यहाँ पे आपको बताऊं, जो दूसरी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो आप भी उसमें दिलचस्पी होगी
कि एक स्टिकर पब्लिसिटी छप रहे हैं जिसपे मरियम साहिबा ये इसरार करती रही कि उस पर तस्वीर सिर्फ नवाज शरीफ की लगेगी। ये बात छोटी सी है, लेकिन ये इनके अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो सामने आते हैं। तो उस पर नवाज शरीफ ने कहा जी कि मेरे भाई की भी लगाएं, लेकिन मरियम साहिबा मुतमिन नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ आपका ही अक्स है, यानी कि अब्बा जी ਤੁਹਾਡੀ लगनी ਤੁਹਾਡੀ तस्वीर। ठीक है, अच्छा मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, सबसे पहले तो जो कंफ्यूजन एक है और जो इंतजार किया जा रहा है वो 21 अक्टूबर कब किया जा रहा है कि एक ऑफिशियल डेट अनाउंस हुई है, हम इसको ऑफिशियल डेट कह सकते हैं या फिर से ये तब्दील हो जाएगी? पहले डेटें आती रहीं, सरदार या सादिक देते रहे और बारहा जवेद लतीफ़ देते रहे। जिन लीगी रहनुमाओं से, सीनियर रहनुमाओं से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये जो रहनुमा डेट्स दे रहे हैं इनको आप ख़त्मी ना समझें। आप ये देखिएगा कि जब शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ या ख़ुद नवाज शरीफ डेट अनाउंस करेंगे तो अब डेट जो है वो आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने अनाउंस कर दी। शहबाज शरीफ ने अनाउंस तो कर दी, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए ये हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड था कि जो अपनी इंटरनल तंजीमी मीटिंग में जो नवाज शरीफ ने बयानिया या जिसे हम कहते हैं बम फोड़ा, आपको याद होगा 17 अक्टूबर 2020 पीडीएम का पहला जलसा गुजरांवाला में पिंडाल सजा हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम क़यादत पीडीएम की बाशमूल मौलाना फजल रहमान ऊपर बैठे हुए थे और अनएक्सपेक्टेड था। हम वहाँ पर मौजूद थे जब उस वक्त की अस्करी क़यादत का बारहा। लेकिन सवाल ये है और लोगों को ये जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि जब वो वापस आएंगे तो गिरफ्तार होंगे या उस हवाले से भी कोई प्लान करें कि गिरफ्तारी हो ही ना? नहीं, उस हवाले से ये है कि जब वो आएंगे तो उनकी प्रोटेक्शन बेल हो सकता है, लाहौर हाई कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन दे दी जाए। हमें जहाँ तक बताया गया है या अपने ज़राए से हमने कंफर्म किया है, उसमें यह है कि आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जिसमें अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार नईम थे, उन्होंने 50 रुपये के एफिडेविट पर इन्हें बाहर जाने दिया था और ये लिखा था कि जब इलाज करवा के डॉक्टर्स की इजाज़त के बाद ये वापस आ सकते हैं, जो शहबाज शरीफ ने एफिडेविट जमा करवाया था। तो इनका एक कानूनी टीम का प्लान ये है कि जो ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हों, लाहौर एयरपोर्ट उतरें, तो ये लाहौर हाई कोर्ट के उसी 2 रुकनी बेंच से रुजू कर लें कि देखें हमने अपना वादा पूरा किया है। नवाज शरीफ साहब इलाज करवा के जब डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि आपको सफ़र करने की इजाज़त है तो वो आ गए हैं, मुकर्रर मुद्दत में वो वापस नहीं आए। ये भी अब उन पर एक, लेकिन उसमें एक इन्होंने हालात तो खुद छोड़ा था ना, डॉक्टर की इजाजत से मशरूत कर दिया था। हाँ, ये हो सकता है कि कल जब ये अपनी दरख्वास्त दें तो वहाँ पर मौजी जज साहिबान एक नुक्ता उठा सकते हैं कि वो तो फिर दुबई भी जाते रहे हैं, घूमते भी रहे हैं, तो उसमें ये कह दें जी कि वो हो सकता है पायलट प्रोजेक्ट हो कि डॉक्टर्स कह दें जी कि वो कोई इस तरह का मेडिकल सर्टिफिकेट ले आए कि डॉक्टर्स ने कहा है आप चेक करें कितने किलोमीटर का सफर है, एतराज भी उठाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा वकास, इजलास में आप मौजूद थे, जिस तरह से काफ़ी बार हमने देखा ये बात हुई, लीगी अहदेदार भी ये बात करते हमें दिखाई दिए कि ये जो पीडीएम का एक मलबा था, वो पीडीएम एक हुकूमत लेने का मलबा था, वो मुस्लिम लीग नून को नहीं उठाना चाहिए था, शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए था। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अब नून लीग के पास बेचने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, जो लोग हैं वो बिजली के बिल लेकर खड़े हैं, जिस तरह से लोग अपने हलकों में नहीं जाना चाह रहे। तो किसी ने इजलास में ये बात की है? देखें, इजलास में जो नून लीग की क़यादत है उसके सामने तो बोलना मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी लीगी ओहदेदार को ये खतरा जो है वो मोल ले सकता है कि वो अपने ओहदे से ही हाथ धो बैठे, क्योंकि वो मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब मरियम साहिबा ने ये टारगेट दिया तो वहाँ पे 1-2 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाई कि यह टारगेट काटे सानू होर से हो। ठीक है, तो बाकी फिर उस पर हंसना शुरू हो गए कि आप खुद को रजिस्टर्ड करवाने के लिए क़यादत को इस हद तक चापलूसी और हकायक ना बताना हल्के के, तो जब मौका आएगा, जब 21 अक्टूबर आएगा, जो मरियम नवाज ने अपनी तकरीर में कहा कि ये नून लीग के लिए इलेक्शन है, अगर बंदे निकल आए तो हम 70% इलेक्शन जो है वो जीत जाएंगे। नून लीग का एक मसला महंगाई और जो इन्होंने 16 माह शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, दूसरा मसला जो बड़ा अहम है वो ये है कि कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ जो हैं वो अपने बयानिए से नहीं हट रहे। मियां नवाज शरीफ साहब को गुज़िश्ता माह भी मैंने ये खबर दी थी कि शहबाज शरीफ साहब जब लंदन में थे तो वो मनाते रहे बड़े भाई को कि
अब आप वो नाम ना लेना जो आप माजी में लेते रहे हैं। लेकिन उस दिन भी जब इजलास में मियाँ साहब ने तकरीर की तो उन्होंने जजिस का और का नाम लिया, मुक्तदर हलकों का, वो हम यही कहेंगे सेफ और सेफ साइड के मुक्तदर हलकों की कुछ शख्सियात का नाम लिया। और अगर आप माजी में जाएं तो 2013 में परवेज मुशर्रफ पर जो आइन शिकनी का मुकदमा इस हुकूमत ने बनाया था, वो भी मियां नवाज शरीफ का ही फैसला था, तो अभी उसकी सजा तो पूरी तरह इन्होंने भुगती नहीं और दोबारा ये उसी पर जो है वो उन शख्सियात के खिलाफ फिर मैदान में आने के लिए। इसमें मैं एक ऐड कर रहा हूँ कि बज़ाहिर ये हमें हकाइक थोड़े से दुरुस्त कर लेने चाहिए। बज़ाहिर इसमें नवाज शरीफ की अना आती है कि शायद परवेज़ मुशर्रफ पर उनकी माँ थी, नहीं, उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी बड़े एक्टिव थे कि परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आप ये मुकदमा दायर क्यों नहीं कर रहे, और कुछ नवाज शरीफ के लेफ्ट राइट जो मशीर होते हैं वो वहाँ पर अदालत में मौजूद थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस ने ये धमकी लगाई थी कि अगर आपने ये ना किया तो हम जो है वो तौहीन अदालत भी कर सकते हैं। तो इस वजह से, और फिर ये था कि नवाज शरीफ साहब को ये था कि शायद अब वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि फिर वो आर्टिकल 6 लग के उन्हें सज़ा हो जाए। जहाँ तक बात मरियम नवाज की और नवाज शरीफ की, देखें ये पहले भी तरीक़ें और बातें करते रहे, आपको याद होगा PDM के जज, अभी भी हम देख रहे हैं कि जो नैब के केसेस हैं वो खुल चुके हैं, जिस तरह से आखिरी दिन पर साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब केसेस को रीओपन करके गए हैं, नैब ने अब उन केसेस को रीओपन कर दिया है, तो अभी नवाज शरीफ के लिए तो मजीद मुश्किल बढ़ जाएगी, ना सिर्फ नवाज शरीफ के लिए, शहबाज शरीफ के लिए, बाकियों के लिए। लेकिन नवाज शरीफ का स्पेसिफिकली हम इसलिए पूछ रहे हैं कि उनकी आमद का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन वो ये है ना कि ये इसमें लेवलिंग प्लेइंग फील्ड सबके लिए हो सकती है कि अगर मोस्ट पॉपुलर पार्टी का जो सरबराह है वो इस वक्त जेल में है, तो दूसरी पॉपुलर पार्टी अगर कोई माने या ना माने, फिलहाल तो नून लीग की है और कंपटीशन नून लीग और PTI के दरमियान ही है। अगर नवाज शरीफ आते हैं, उनकी प्रोटेक्शन बेल होती है, जो ह्यूमन एंगल से उनका राइट भी है कि चले वो आए हैं तो उन्हें 5-10 दिन की जो है वो प्रोटेक्शन बेल दी जाए। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा भी तो तोशाखाना में मुअत्तल की गई, वो तो अब साइफर के मुकदमे में अंदर है। तो हमारे ये ज़राए बताते हैं कि हो सकता है कि नवाज शरीफ को इस प्राइस से देखते हुए प्रोटेक्शन बेल दे दी जाए। और जब वो आ रहे हैं, पहले तो प्लान यही था कि एयरपोर्ट तक 10 लाख लोगों को लेकर जाया जाएगा, अब वो प्लान तब्दील क्यों हो रहा है? बंदे इकट्ठे नहीं कर पा रहे, इसका खौफ मौजूद है? वो जो प्लान की ख्वाहिश थी वो खुद नवाज शरीफ साहब की थी, वो पार्टी की नहीं थी, क्योंकि पार्टी रहनुमा जो यहाँ पर हैं उन्हें ज़मीनी हकायक का पता है। नवाज शरीफ को ये था कि शायद 2018, 19 और 20 वाले हालात हैं, लेकिन अब सूरत हाल यहाँ पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ को ये था कि मैं आऊँगा तो लाखों का मजमा होगा और मुझे आगे लाखों का मजमा चाहिए। अब ये जो अपने बयानिए में हार्डनेस लेकर आए हैं, उसकी वजह भी ये है, उन्हें ये था कि अगर मेरा इस्तकबाल शान शान हो जाता है, फकीदुल मिसाल हो जाता है, तो बयानिए में लचक आ जाएगी। सेविंग के लिए भी कुछ होना चाहिए, जब सेविंग होना चाहिए, यानी अगर पब्लिक साथ है तो फिर ये बयाना अपना थोड़ा सा नरम भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि उनको करीब से जानने वाले बड़ी इसी तरह जानते हैं कि वो सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। बिल्कुल ऐसे। मियां नवाज शरीफ साहब किसी के प्रेशर में आकर उनके दिमाग में अभी तक जो वो आइन शिकनी वाली बात है वो अभी तक उनके मौजूद है। और जब वो यहाँ से इलाज करवाने भी गए थे तो मैं आपको बताता चलूँ कि उन्होंने अपने हाथ से ना दरखास्त लिख के दी, वो भी शहबाज शरीफ ने लिखी, और उन्होंने जब परवेज मुशर्रफ ने कू किया था तो उस वक्त भी वो उन्होंने उस पे दस्तखत नहीं किए थे। तो मियां नवाज शरीफ के बारे में लोगों की ये बड़ी गलत राय है कि वो कहीं से सुन तो हम देखते हैं जो वो एक बैड कॉप का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन अभी आपको लग रहा है बात पे कायम रहने वाले अभी जो मुश्किल लग रही है नवाज शरीफ के लिए वो ये लग रही है कि जो नून लीग 2 ग्रुप्स में तकसीम है, जिसका हम बार-बार जिक्र करते हैं, एक मरियम का ग्रुप है, एक हमजा का ग्रुप है, तो क्या इस हवाले से भी तलबी हुई है कि इन मामलात को भी क्लियर किया जाए? अभी भी शहबाज शरीफ भी अलग से गए हैं, मरियम भी अलग से गई है, डेस्टिनेशन एक ही है, बंदे एक से ही मिलना है, तो ये चल क्या रहा है? और इस हवाले से जब इजलास हुआ तो इजलास में या इजलास के बाद दोनों ग्रुपों के लोग मौजूद थे, उनकी कोई बातचीत हुई हो? आपने बिल्कुल दुरुस्त सिमत जो है वो इशारा किया। 2 तरह के इस वक्त नून लीग जो है मसाइल का सामना कर रही है। एक तो मियां साहब का सख्त बयानिया जो उनको एस्टेब्लिशमेंट या मुक्तदर हलकों से दोबारा कहीं ना कहीं दूर लेके जा रहा है, और दूसरा पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात। हमजा शहबाज जो हैं अभी 2 मरतबा वो नून लीग के हालिया इजलासों में नजर आए हैं, लेकिन ये बातें होती रही हैं कि हमजा शहबाज अपनी मर्जी
से या अपनी खुशी से जो है ये शिरकत नहीं कर रहे। तो एक इख्तिलाफ तो मौजूद है, दोनों में कहीं ना कहीं एक टसल जिसको कहते हैं वो मौजूद है। उसकी रीज़न भी ये है कि जो हमजा शहबाज ने अपनी वर्किंग की हुई है पंजाब में, उनके अपने लोग हैं। अब मरियम नवाज जो हैं, इसमें शक नहीं है कि वो क्राउड पुलर हैं। हमजा शहबाज जो हैं वो उस तरह अवामी जो जिसको रहनुमा कहेंगे या क्राउड पुलर वो नहीं है। मरियम नवाज जो हैं उन्होंने हालिया कुछ सालों में पब्लिक में अपनी कहीं ना कहीं जगह बनाई है। तो ये एक असल खानदान में मौजूद है। एक ये मसला कि आने वाले वक्त में जो पार्टी की जो अनान है वो कौन संभालेगा, और दूसरा नून लीग का जो बयानी है कानूनी का, ये दो मसाइल जो हैं वो भी फेस करने पड़े। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वकास गौरी और मोहसिन बिलाल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान से नबर्द आजमा है, और जब तक हम इन तमाम मसाइल को अपने तयशुदा तरीक़ेकार के बजाय अपनी अपनी वज़ा करदा हिकमत अमली के तहत हल करने की कोशिश करते रहेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल बतदरीज बढ़ते ही चले जाएंगे और किसी भी सूरत कम नहीं होंगे। और पाकिस्तान का अव्वल मसला ये रहा है कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो बार बार टकराव का शिकार होते रहते हैं, और तमाम इदारों और स्टेक होल्डर को मुआशी हालात की बेहतरी के लिए अब एक पेज पर आना होगा। रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है, ऐसा एशियाई तरक्याती बैंक ने कहा है। माली साल 2024 के दौरान पाकिस्तान को महंगाई और मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा, और ये मुश्किलात अभी हमें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही। रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहेगी। डॉलर माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के बाद स्टेट बैंक भी इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक का यह कहना है कि गैर कानूनी कारोबार करने वाली एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ अब एक्शन लिया जा रहा है। आइंदा सिर्फ एक तरह की एक्सचेंज कंपनी कारोबार कर सकेंगी। नई और बड़ी जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो शफाफ अंदाज में काम करेंगी और कस्टमर्स को बेहतर खिदमत मुयसर भी होंगी। और इसके साथ साथ जो छोटी एक्सचेंज कंपनीज हैं उन्हें कारोबार करने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। आज भी अगर हम देखें तो इंटर बैंक में डॉलर की कदर में कमी हुई है और रुपया हमें तगड़ा नजर आ रहा है। आज इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे सस्ता होकर 293 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ है। माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निगरान वजीर आजम की भी अभी मुलाकात हुई है IMF सरबराह से, और वो हमें यही कहती दिखाई दे रही है कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लिया जाए, गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी हो रहा है, गरीबों से इनडायरेक्टली टैक्स लिया जा रहा है बिजली के बिलों में, जो इतनी उनकी इनकम भी नहीं है जितना अब हमसे टैक्स ले लिया जाता है। जी शुक्रिया। बात यही है कि मैं तो हमेशा से ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा मुल्क है जो गरीबों को लूट के अमीरों का घर चलाता है, मगर अब ये ऐसे नहीं होगा। जब तक आप वो जो मुफ्त बिजली और ये सारा है उस सारे सिस्टम को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप ये जो आपका पावरफुल लोग हैं उनको टैक्स नहीं करेंगे, डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे उनकी इकोनॉमी। और आप देख लें कि जब जिस तरह क्रैकडाउन किया है उससे पता लगा है कि हुकूमत अगर चाहे तो ये सब कुछ कर सकती है जी। ये हुकूमत खुद चाहती नहीं थी, स्पेशली जो पॉलिटिकल हुकूमत PDM की आई थी, वो इन सारी मरातें हर माफिया में इनके अपने लोग बैठे हैं। शुगर मिलों की बात कर लें, ईरानी तेल की स्मगलिंग में बात कर लें, कितने सियासतदानों का नाम सामने आ गया। जो सियासतदान है वो कब एक्शन लेंगे, किस तरह लेंगे, वो कभी भी नहीं करेंगे। ये अपने लोग शामिल अब डिलेमा तो दो किस्म का आ गया ना। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि डेमोक्रेसी होनी बहुत ज़रूरी है, और दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को हम इलेक्ट कराते हैं या जिनके पास पैसा है वो ज़्यादातर लूट मार करके टैक्स ना दे के पैसा बनाया हुआ है। तो कहीं आपकी जो लीगल सिस्टम है उसमें वो जो था कि जिन पे कोई इल्ज़ामात हैं उनको इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। आप नए यंग लोग दें, और आप अगर
जर्मनी और फ्रांस का सिस्टम देखें तो वहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। हम ख्वातीन की सीटें तो हमने रखी हुई हैं, मगर हम उनको इलेक्शन के थ्रू नहीं लेते, हम सिलेक्शन के थ्रू लेते हैं। यही मिनॉरिटीज़ का इशू है। सो हमारा जो फ्लॉड डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमने खुद फ्लॉ कर दिया हुआ है, उसको बेहतर करना पड़ेगा। हमें पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इलेक्शन करना पड़ेगा। हमें इकोनॉमिक जो है जिसको क्या कहते हैं पिलर्स जी, जो लैंड भी है, लेबर भी है, हमारे जो बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है, इन सारों ये तमाम एलिमेंट्स हैं, सिर्फ पॉलिटिशियंस ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, एनर्जी के साथ चलाना पड़ेगा ना। अदलिया को, फौज को मुकम्मल तौर पर जब तक हमें ये तीनों एक पेज पर नजर नहीं आएंगे, उस वक्त तो पायदार तरक्की का हुसूल बिल्कुल एक दीवाने का ख्वाब ही होगा। जी, हम आज भी अपने एसेट्स गिरवी रख के या बेच के पैसा बनाना चाहते हैं। उनसे हम प्रोडक्शन करके प्रॉफिटेबिलिटी बना के नहीं। एक बड़े साल पहले वर्ल्ड बैंक ने हमारे बारे में एक बात कही थी, वो ये थी कि हम रेंट सीकिंग इकोनॉमी है, हम प्रॉफिट सीकिंग इकोनॉमी नहीं है। तो हमें प्रॉफिट सीकिंग बनाना पड़ेगा ना, और नेचुरली एफिशिएंट तरीके से, और एफिशिएंट तरीके से उसी वक्त होंगे जब हम इस कौम के बच्चों को 21वीं सदी की तालीम देंगे। एफिशिएंट हम उस वक्त होंगे जब हम जो है रिसर्च की तरफ जाएंगे, अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको प्राइस करेंगे। हमने जो 40% छोटा किसान है उसको इकोनॉमी में लेके नहीं आए हुए। हम ज़्यादातर अपने मजदूर जो हैं उनको प्रोडक्टिव नहीं बनाया हुआ। हमारे छोटे जो सनतकार हैं उनको भी हमने ना। मज़े की बात तो ये है कि 50% से ज़्यादा जीडीपी में हमारा सर्विस सेक्टर है और वो एक्सपोर्टेबल नहीं है। ये सारी वो लवाजमात है ना। आप देखें कि अब इंडिया जो है वो अपना फॉरेन एक्सचेंज सऊदी अरब के तेल से ज़्यादा अपनी सर्विस सेक्टर की एक्सपोर्ट से आईटी के थ्रू करता है। आपको ये करना पड़ेगा ना। आप अभी भी लैंड माफिया को देते हैं, अभी भी चीनी माफिया को देते हैं। ये जो नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है ये सारे लैंड माफिया और चीनी माफिया के लोग थे ना जिसमें चले गए। So, आपको इन्हीं नामों से, बिल्कुल इन्हीं नामों से इन्हें पुकारा जाता था। लेकिन डॉक्टर साहब, एक जामे पॉलिसी तो तभी बनेगी जब एक मजबूत जमहूरी हुकूमत होगी, एक कंसिस्टेंसी हम देखेंगे। 5 साल अपना टेन्योर पूरा करें, 10 साल तक हमें, 5 साल या 10 साल तक हमें एक प्राइम मिनिस्टर मिले, एक पॉलिसी मिले। एशियाई तरक्याती बैंक भी इसी बात की निशानदेही कर रहा है। तो इसके लिए आपको लगता है कि इलेक्शन जल्द होना बेहतर है, या अगर इलेक्शन हो भी जाएंगे तो वो पहले वाले मामलात ही रिपीट होंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन फौरन किए जाएं और शफाफ किए जाएं, और आपको ये फैसला करना पड़ेगा। आपके पास कानून मौजूद हैं कि जिन लोगों पे केसेस हैं उनको एटलीस्ट इस इलेक्शन के लिए तो कहें कि जनाब आप घर बैठिए, केसेस अपने भुगतिए, अगर आप पाक साफ हो जाते हैं तो आ जाइए। मगर अगर आप पे ये क्वेश्चन मार्क रहेगा तो थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि एक बात और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो पैसा खर्चते हैं इलेक्शन के अंदर उसकी भी तो लिमिट है ना। क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन उस लिमिट को इंडोर्स करता? लेकिन वो लिमिटाइज हमने देखा वो कभी भी नहीं हो सका। अच्छा, जिस तरह से 5 बैंकों ने डिजिटल रिटेलिंग में बहुत तरक्की की, डिजिटल करेंसी पर भी हम देख रहे हैं काम जारी है। आपको लगता है कि फौरी तौर पर इसके इजरा का इरादा भी नहीं है? जिस तरह से गवर्नर स्टेट बैंक ये कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी से कैसे फायदा मिल सकता है, इस बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। देखें, बात यह है कि हमने बैंकिंग सेक्टर को डिजिटाइज तो कर दिया है। कोविड के बाद, कोरोना के बाद हम अब ज़्यादातर घर बैठ के सारी ट्रांजैक्शन करते हैं। मगर यस, डिजिटाइजेशन से एक बात तो होगी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी इकोनॉमी। मगर जो करेंसी की बात है वो चाइना ने शुरू करने की कोशिश की, वो नहीं कर सके। दुनिया में इस वक्त कोई मुल्क नहीं है जो डिजिटल जो करेंसी है उसको प्रोटेक्शन दे सके उनका सेंट्रल बैंक। तो हम कैसे दे लेंगे इन दी कॉन्टेक्स्ट? चाइना और रशिया और ऐसे मुल्क अब सोने को फिर वापस लेके जा रहे हैं डॉलर की जगह एज बैकअप, और हम उसमें क्रिप्टो करेंसी जैसे नए शुरू करने की पहले आप अपने रुपए की कदर को तो ठीक कीजिए। ट्रस्ट ही नहीं है लोगों का
आपके अपने लोग जो हैं वो डॉलर को ज़्यादा, सोने को ज़्यादा, हुंडी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो जब तक आपके सिस्टम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होंगे, आपकी इकोनॉमी जो है वो इंटरनेशनल। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो छोटी एक्सचेंज कंपनीज हैं उन्हें कारोबार की इजाज़त नहीं होनी चाहिए या शायद इन फ्यूचर नहीं हो, लोग अपना कारोबार सेट कर लेते हैं, हमारे इतनी इनकॉम्पिटेंट लोग हैं जिन्हें फिर ये अदराक ही नहीं होता कि अगर छोटी एक्सचेंज कंपनीज बनी हैं वो मैशत को किस तरह से नुकसान पहुंचाएंगी। पहले लोग अपना रोजगार या कारोबार डेवलप कर लेते हैं, फिर उनके बिजनेस को फौरन बंद कर दिया जाता है। अब वो लोग क्या करेंगे? फिर डॉलर माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन है उससे बड़े गठजोड़ भी सामने आ रहे हैं। इस काम को रेगुलराइज तो होना चाहिए ताकि जो मुनाफाखोर हैं वो मुल्की मैशत के साथ अपनी मर्जी तो ना करें। देखें, हम दो अपोजिंग इश्यूज करते हैं। एक तरफ हम फ्री मार्केट की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम रेगुलेशन की बात करते हैं। तो फैसला करना पड़ेगा ना आपको। मेरा ये ख्याल है कि ये फॉरेन करेंसी का कारोबार सिर्फ बैंक करें। ये कंपनीज जो हैं इनको बड़ी हों या छोटी हों, मैंने तो नहीं देखा कि छोटे कारोबारी लोग जो हैं वो किसी लेवल पे करप्शन कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि ये बड़े लोग ही हैं, बड़े लेवल पर लोग ही हैं जी, जो इस लेवल पे वो स्मगलिंग हो या कारोबार हो, तो आप उनको इजाज़त देने की कोशिश कर रहे हैं जो ज़्यादा ताकतवर हैं और उनको रोक रहे हैं जो बेचारे कम ताकतवर हैं। तो मुझे इस कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया। एक कॉन्टेक्स्ट वही है कि आप फ्री मार्केट अगर प्रमोट कर रहे हैं तो अपनी जो मशीनरी है मॉनिटर करने की उसको स्ट्रेंथन करिए, लोगों के कारोबार क्यों रोकते हैं? ठीक है। अच्छा, जिस तरह मौजूदा हालात में अब देख रहे हैं, जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ है डॉलर में काफी कमी आई है, आपको क्या लगता है कहां तक डॉलर गिर सकता है? और जिस तरह से पाकिस्तानी मईशत है उसके एतबार से डॉलर का रेट क्या होना चाहिए? अगर हम अपने पड़ोसी ममालिक को भी देखें, हमारी करेंसी जिस तरह से डिवैल्यू हो चुकी है। देखें, एक बात तो इम्पोर्टेंट है कि हमारा डॉलर कमाने की सकत जो है वो बहुत कम है। तो और हम इंपोर्ट्स जो हैं, तेल हो, खाने पीने की चीज़ें हों, मशीनें हों, रॉ मटेरियल हों, इंपोर्ट्स कर रहे हैं। तो ये कहीं मेरा ये ख्याल है कि 210 220 के ऊपर कहीं ये रियल एक्सचेंज रेट आएगा। मगर ये बात तो सही है कि स्पेकुलेटिवली, जिसके ऊपर मैं हमेशा से कहता था कि ये स्पेकुलेटिवली, उसको आपने क्रैकडाउन कर दिया। हालांकि जब तक ये क्रैकडाउन रहेगा ये नीचे आएगा। जिस दिन क्रैकडाउन की सकत खत्म हो गई ये फिर देखिएगा कि ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। असल तो आपने एक्सपोर्टेबल बनाना है इस इकोनॉमी को। असल तो आपने इसके बच्चे जो हैं उनको ट्रेन करके बाहर भेजें कि आपको रेमिटेंसेस आने शुरू हो जाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, 30 बिलियन किस तरह से एक्सपोर्ट करें जब हमारे एनर्जी सेक्टर में हमारे इतने मसाइल मौजूद हैं? गैस की कीमतें जब हम देखते हैं, बिजली की कीमतें देखते हैं, तो किस तरह से compete करेंगे एक्सपोर्टर्स इंटरनेशनल मार्केट्स में? बात यह है कि सिर्फ प्रोडक्ट्स तो नहीं है जो एक्सपोर्ट होते हैं, आप सर्विसेज भी तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना जी। उसकी कॉस्ट तो वो नहीं है जो है। आपके पास डॉक्टर्स हैं, आपके पास इंजीनियर्स हैं, आपके पास साइंटिस्ट हैं, आपके पास लॉयर्स हैं, ये और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आईटी के लोग होंगे, यंग लोग होंगे। ये लोग तो आप कोई ऐसा फोरम ब्रांडिंग का दे सकते हैं जिससे वो अपनी एक्सपर्टीज को ऑनलाइन कर सकें, सर्विस प्रोवाइड करके उस पे डॉलर खरीदें लें। मैंने लेकिन डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी मार्केट हमारे पास मौजूद थी, टेक्सटाइल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं, हमने उसको तबाह कर दिया। हमारा बड़ा नाम था पूरी दुनिया में कि कपास की पैदावार में हम बड़ा जाने जाते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गन्ने की काश्त की जा रही है, शुगर मिल्स लगाई जा रही हैं। जी, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, ये गन्ने सारे हमारे वही जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं के शुगर मिल्स हैं ना। तो वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं उसकी वजह से आपने अपनी कॉटन को तबाह किया है। ये इसी तरह आपने अपनी कारपेट इंडस्ट्री जो आपकी बहुत बड़ी थी और वो मिलियंस में बिक सकती थी, आपने उसको भी तबाह किया। आपके पास और बहुत सारे इस किस्म के जो हैं कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं
जिसको सिर्फ ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने की जरूरत है। WTO आपको इजाजत देता है कि आप जोग्राफिकल वो उनको ब्रांडिंग करें जी। और जो है जैसा मुल्तानी या कलाश के या और चित्राल की बहुत सारे आपके इस किस्म के आप जेवर बनवा के इन ट्रेडिशनल तरीकों में आप भेज सकते हैं, मगर आपने सपोर्ट ही नहीं दी। जो प्राइवेट लोकल इंडस्ट्रीज है उनको सपोर्ट नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक और अब बात करेंगे भारत में पेश आने वाले अफसोसनाक वाकये की। भारत में बीजेपी के इंतहा पसंद वजीर आजम का असल चेहरा देखने के लिए रियासत मणिपुर ही काफ़ी है। रियासत मणिपुर भारत का अमल हम वहाँ पर देख रहे हैं कि जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है और इसमें क्या शक है कि वहाँ जो कुछ हुआ उससे साफ पता चलता है कि भारतीय हुकूमत मणिपुर से ख़त्म हो चुकी है। मणिपुर में जिस तरह से हलाकतों की तादाद अब 160, जबकि जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद 300 से भी ज़्यादा हो चुकी है और इसके अलावा हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं और उन पर तशद्दुद के वाक़यात के दौरान हज़ारों जो वहाँ पर घर हैं या सैकड़ों गिरजाघर हैं वो भी जला दिए गए हैं। सैकड़ों ख़वातीन और लड़कियों, बिलखुसूस जो कुकी नस्ल वहाँ की बताई जा रही है, वहाँ पर ख़वातीन पर खौफनाक जिनसी हमले किए गए हैं और इन पुरतशद्दुद वाक़यात में रेप, ख़वातीन को खुलेआम बरहना चलाना, शदीद मारपीट करना और उन्हें जिंदा या फिर मुर्दा हालत में जलाना भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने भारत की शुमाली रियासत मणिपुर में होने वाले इन पुरतशद्दुद वाक़यात और हंगामों के दौरान भारतीय हुकूमत के किरदार पर सवाल उठाया है और उसकी मजम्मत भी की है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत अब आलमी दहशतगर्दी में मुलव्वस भी हो चुकी है। कनाडा, पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत भी अब सबके सामने आ चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार हामिदुल मशरकी साहब ने मैं ज्वाइन किया। हामिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के साथ। मणिपुर में जो कुछ भी हुआ भारत के लिए शर्मिंदगी के अलावा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है। इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात भारत से हमने देखा कि रिपोर्ट होते रहे, लेकिन ये जो वाक़या है शायद अब जुल्म की इंतहा हो गई है। जिस तरह से औरतों को बरहना करके वहां पर चलाया जा रहा है, वो जिंदा हालत में है या मुर्दा हालत में है, उन्हें जला दिया जाता है। बहुत शुक्रिया खावर। बात यह है अनवर कि भारत का जो असली चेहरा है वो दुनिया के सामने वक्तन फवक्तन आता रहता है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह कि दुनिया की जो बड़ी माशियत की ताकतें हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं भारत को बेनिफिट ऑफ डाउट या साथ देती हैं, जिसके लिए अब जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान और कनाडा और बाकी ममालिक मिलकर अब इसके ऊपर काम करें कि भारत को किस अंदाज में इस तरह की इंसानी हकूक की पामालियों और इस तरह के जुल्म और जबर से रोकना है। मणिपुर के अंदर तो यहां तक सूरत हाल है कि ना तो कोई पुलिस का कंट्रोल रह गया है, ना रियासत का कोई कंट्रोल रह गया है, बल्कि उसके साथ साथ देखें बात यह कि जब इंसानी हकूक की पामालियां हों, औरतों की इज्जत पामाल हो, आपके मजहबी जो इबादत है, गिरजाघर और दूसरे चर्चिज वगैरह को जलाया जाए, तो इस सब को देखकर एक बात समझ आती है और वो ये कि भारत वो जो ढोंग रचाता था सेकुलरिज्म का और वो सारा कुछ वो खत्म हो गया और भारत मुकम्मल तौर पर एक ऐसी इंतहा पसंद हिंदुत्व रियासत में तब्दील हो चुका है जिसका आखिर अंजाम इसी तरह मणिपुर की तरह बाकी जो रियासतें हैं जहां पर आजादी की तहरीकें चल रही हैं, बिलाखिर भारत का उन पर कंट्रोल खत्म होना है। उसमें खालिस्तान भी शामिल है, उसमें कश्मीर भी शामिल है, उसमें असम भी शामिल है, उसमें बहुत सारी और मिजोरम और दूसरी बहुत सारी और रियासतें शामिल हैं। क्योंकि देखें बात यह कि जुल्म इस तरह के जुल्म करके जो जबरदस्ती जिन रियासतों को साथ जोड़ के रखा जा रहा है, अब उनके अंजाम का वक्त करीब आ गया। और एक और मैं आपको बात बताता चलूं कि अगर आप देखें तो वहां पर ना सिर्फ अकलियतों के साथ बदतरीन सलूक हो रहा है, इसी तरह वहां पर जो निचली जात के हिंदू हैं उनके साथ भी इंतहाई बदतरीन सलूक हो रहा है। और इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात बिल्कुल रिपोर्ट हुए हैं। और भारतीय वजीर आजम अब अपने आईनो कानून से जो सेकुलर का एक वर्ड है वो भी निकलवा चुके हैं, सोशलिज्म का जो वर्ड है सोशलिस्ट का वो भी निकलवा चुके हैं। जो मणिपुर के हालात हैं उस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी मजम्मत की है। सिर्फ मजम्मत की जाती है, क्या ये काफी है? जो भारतीय हुकूमत के सुस्त इक़दामात है इस वाक़े को लेकर उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है, क्या सिर्फ मजम्मत और तनकीद काफी है इन वाक़यात पर?
बिल्कुल भी नहीं है अनवर। देखिए, मुजम्मत भी कोई ऐसी नहीं है, मुजम्मत के साथ साथ अमली तौर पर इकदाम करने की जरूरत है, जिसमें मैं बार बार कहता हूं कि भारत के नरेंद्र मोदी के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ में अब मुकदमा चलाया जाना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा होना चाहिए, बल्कि वहां पर तो वार जंगी क्राइम हो रहे हैं, वॉर क्राइम्स की अदालत में मुकदमा होना चाहिए। और उसके साथ साथ भारत के ऊपर मुआशी पाबंदियां लगनी चाहिए। भारत को देखें, पाकिस्तान पे तो बात आते थे सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे मामलात पे FATF में पाकिस्तान को डाल दिया गया। जरूरत इस अमर की है कि अब FATF की ब्लैक लिस्ट में भारत को डाला जाए, और इसके लिए मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की वजारत खारजा को भी मजीद काम करने की जरूरत है, यूरोपीय यूनियन में काम करने की जरूरत है। और इसके अलावा कोई हल नहीं है भारत की इस वहशियाना मुतशद्दिद पसंदाना जो रियासती पॉलिसी है उसको रोकने की। जब रियासत खुद तशद्दुद पर आ जाए, जब रियासत खुद इंसानी हकूक की पामालियों पर उतर आए, जब रियासत खुद मजहब को जो है दूसरे मज़ाहब को बर्दाश्त ना करे, तो इस सूरत हाल में उस मुल्क के लिए, उस मुल्क के खिलाफ जो है वो आलमी इदारों की जिम्मेदारी। लेकिन हम सब अभी हम देख रहे हैं कि जो भारतीय दहशतगर्दी है वो हमसाया ममालिक से निकलकर कनाडा तक जा पहुंची है। हमने तो बड़ी देर भुगता है भारतीय दहशतगर्दी को, अभी भी भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तो बार बार ये कहता रहा, यूरोपीय कंट्रीज को भी कहता रहा, अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये बात करते रहे कि ये आग आप लोगों तक पहुंचेगी, तब वो नहीं समझे। अब जिस तरह से कनाडा में कार्रवाई की गई इसराइल की तर्ज पर, तो ये अब आपको लग रहा है कि भारतीय जो इदारे हैं या भारतीय जो सरकार है उन्हें अब ये कार्रवाई यकीनी तौर पर महंगी पड़ेगी। अनवर, मैं रात को एक इंग्लिश चैनल पे था, इसी टॉपिक के ऊपर मैंने बात की और मैंने उनको कहा कि ये अब पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन गया है, पूरी दुनिया की महज़ब कौमों के लिए, कि इंडिया जिस अंदाज में दंदनाता फिरे और कभी कनाडा जैसे मुल्क में इस तरह की कार्रवाई करे, और पाकिस्तान जो है वो पहले से दुनिया को बता रहा है, कुलभूषण यादव की शक्ल में पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान ने बेशुमार डोजियर्स दिए हैं, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन को बताया। लेकिन अब भी जो कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हैं, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारे पास मुकम्मल और वाज़ेह सबूत हैं भारतीय एजेंसी रॉ के मुलव्वस होने के, और इसीलिए उन्होंने जो रॉ के जो ओटावा में जो चीफ थे उनको मुल्क बदर किया गया मुकम्मल सबूत के होने की बुनियाद पर। तो मेरा ख्याल ये अब अमेरिका और बरतानिया समेत जो आलमी ताकतें हैं उनको इंडिया से मुआशी ताल्लुकात को खत्म करना चाहिए, या उसके ऊपर कोई ना कोई सजा या पनिशमेंट देनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका जो है वो बहरहाल बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है इंडिया को इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों से रोकने के लिए। ठीक है। अच्छा, इन वाकयात के बाद खास तौर पर हमने देखा जिस तरह से जो कैनेडियन वजीर आजम है उन्होंने बात की है, और बगैर प्रूफ के तो बात नहीं की होगी, बड़े पक्के सबूत उनके पास होंगे। भारत में जो G20 इजलास हुआ वो भी हमने देखा कि कनाडा ने एक तरह से उसको नाकाम कर दिया। अब 5 बड़े ममालिक हैं जो कि हरदीप सिंह निजार के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, हरदीप सिंह निजार का जिस अंदाज में कत्ल किया गया और उसके बाद जिस अंदाज में भारतीय रिएक्शन आया है उसके ऊपर, वो तो इकबाल जुर्म के अलावा कुछ भी नहीं है। वो भारतीय रिएक्शन को अगर आप देखें कि जी हाँ जी वो जी अदालतों में मतलूब था, ये था वो था, यानी कि आप गोया इतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। और ये जो ताकतों ने ऐलान, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दूसरे ममालिक शामिल हैं, इसकी वजह ही ये है कि वो ये जानते हैं कि चूंकि बहुत सारे खालिस्तान के और आज़ादी के जो रहनुमा हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, कनाडा में भी, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है कि अगर वो अपने शहरियों की जिंदगी महफूज नहीं रख सकेंगे, और कोई भी मुल्क, जिस तरह आपने कहा कि इस तरह किसी के मुल्क के अंदर आके कत्लो गारत करेगा और कवानीन की धज्जियां उड़ाएगा, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर हालत में इंडिया के खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाए। इंडिया के खिलाफ कार्रवाई को बनाना आज लाजमी हो गया है ताकि उसके इस तरह के इक़दामात को रोका जा सके। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, अभी जिस तरह से भारत में इलेक्शन आने वाले हैं, और जब भी इलेक्शन आते हैं हम देखते हैं कोई ना कोई एक नया ड्रामा जरूर तैयार करके पहले बैठे होते हैं। तो मोदी की हुकूमत, उनको तो इक़्तिदार की लत लग चुकी है, और अगर हम अमेरिका की बात करें तो भारत को जो हम पंजाबी कहते हैं जो शय मिलती है, जो एनकरेजमेंट मिलती है, वो भी अमेरिका की शय की बिना पर मिलती है, अमेरिका की सपोर्ट की बिना पर मिलती है। और इसी हवाले से अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, इन ताकतवर ममालिक को मिलकर अमेरिका को, अंग्रेजी में कहते हैं शट अप कॉल देनी हो, इंडिया को शट अप कॉल देनी होगी, वरना हालात और खराब होंगे। और अगर आप अमेरिका ये समझता है कि अपने मुआशी मफादात के चक्कर में और चाइना को टक्कर देने के चक्कर में वो इंडिया को
एक्सपोर्ट करके कोई फायदा उठा लेगा तो बिलाखिर खुद अमेरिका को भी इसका नुकसान उठाना होगा और चाइना को इससे फर्क नहीं पड़ेगा जितना नुकसान अमेरिका को खुद उठाना पड़ेगा इंसानी हकूक के हवाले से, अपनी अवाम के रिएक्शन के हवाले से, अपनी इकोनॉमी के सफरिंग के हवाले से और अपने बड़े बड़े इत्तेहादी खोने के हवाले से। आज दुनिया की अमेरिका और बरतानिया और दूसरे ताकतवर ममालिक के लिए फैसला कुन मोड़ आ रहा है कि या उन्होंने कनाडा का साथ देना है या इंडिया का साथ देना है। और मेरा ख्याल ये है जो भी ममालिक कनाडा का इंतखाब करेंगे वो फायदे में रहेंगे, जो इंडिया का इंतखाब करेंगे वो बहुत नुकसान। ठीक है, अच्छा लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, जिस तरह से देखते हैं खालिस्तान की एक तहरीक है वो हिंदुस्तान में भी चल रही है और दीगर ममालिक में भी उस पर बात की जाती है, कनाडा में उस पर रेफरेंडम भी हुआ था, तो जो वाकयात अभी अब रिपोर्ट होते देख रहे हैं, जिस तरह मणिपुर की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, तो आपको लगता है कि इस तरह की कुछ स्टेट्स हैं जो कि इंडिया से अलहदा होना चाहती हैं या इन फ्यूचर हमें लग रहा है कि होंगी? बिल्कुल, डेफिनेटली देखें पिछले 40 साल से 50 साल से, और अगर हम कश्मीर की का मामले को मिला लें तो 75 साल से बहुत सारी रियासतें हैं जो अपने हकूक की आज़ादी के लिए और अपनी जिदोजहद कर रही हैं आज़ादी के हवाले से, और अब वो मंतकी अंजाम को पहुंचेंगी। और उसकी वजह फाशिस्ट हुकूमत है जो मोदी की है, उसके जो पिछले 2014 से लेकर आज तक के मुजालिम हैं वो इस बात की गवाही देते हैं कि अब बहुत सारी रियासतें मजीद जो है वो अपनी आज़ादी की मंजिल पा लेंगी और उसके अंदर बहुत ज्यादा उनको ताकत है। और कहीं जैसे खालिस्तान की आप मिसाल देते हैं कि वो रेफरेंडम भी करवा चुके हैं बरतानिया में, कनाडा में, इसी तरह कश्मीर की जो तहरीक आजादी है, उसके बाद असम, नागालैंड और दूसरी रियासतें जो हैं, क्योंकि वो इस तरह के फाशिस्ट हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम ज्यादा रह नहीं सकते, जहां हिंदुत्व और बीजेपी के जो गुंडे हैं वो सरेआम उनके साथ उनको कभी जला रहे हैं, कभी उनकी इबादत गाहों को जला रहे हैं, घरों को जला रहे हैं। तो इस सूरत के अंदर इस तरह के जुल्म के साथ बहुत सारी रियासतें जिनका चूंकि मजहब हिंदू अक्सरियत में नहीं है, उनके लिए इंडिया के साथ रहना, उनका सर्वाइवल अब मुश्किल दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हामिदुल मुशर्रकी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे नाज़रीन हैं। और एक खबर आपके साथ शेयर करेंगे जहां हैकर्स ने पाकिस्तानी शहरियों का सॉफ्टवेयर पर इस्तेमाल होने वाला जो डेटा है वो चोरी कर लिया है। हैकर्स की तरफ से रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक किया गया और 20 लाख से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानी हैं जिनका जाती डाटा इंटरनेट पर फरोख्त के लिए अब दस्तयाब है। और हैकर्स की तरफ से इंटरनेट पर डाटा बराए फरोख्त का इख्तियार भी दे दिया गया है, जिसमें पाकिस्तानियों का पर्सनल डाटा सैंपल के तौर पर भी दिखाया गया है, जो न्यू की स्क्रीन पर हम देख भी रहे हैं। हैकर्स की तरफ से कहा गया है कि हमने 250 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स का जो कस्टमर डाटा है वो हैक कर लिया है। शहरियों के जिस तरह से क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ये भी इस डाटा सैंपल में मौजूद हैं। हैकर्स की तरफ से जो इश्तिहार सामने आया है उसमें छोटे बड़े दर्जनों ऐसे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं जिनके नामों की लिस्ट सामने आई है। मखसूस ऐसा एक सॉफ्टवेयर है जो कि पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में रेस्टोरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्लाइंट्स की डिटेल्स उसमें शेयर होती हैं और किस शहरी की तरफ से किस रेस्टोरेंट में कितनी बार खाना खाया गया, कितनी की गई, इस तरह का तमाम जो डेटा है वो इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद है। और ये कहा जा रहा है कि अब ये फरोख्त किया जाएगा इंटरनेट पर बराए फरोख्त। 22 लाख शहरियों के डाटे की कीमत 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है और मार्केट ज़राए के मुताबिक 1 बिटकॉइन की अगर हम कीमत देखें तो वो इस वक्त मौजूदा कीमत $27,000 है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 2 बिटकॉइन की मालियत इस वक्त 1.5 करोड़ रुपए से जायद बनती है। तो अब देखना यह है कि हैकर्स का डाटा कौन खरीदता है, इस मामले को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाता है। एक और वायरल वीडियो है जो आपके साथ शेयर करेंगे। चीन में वाकया पेश आया जहां पर हमने इंसानी अज़्म हिम्मत की एक शानदार मिसाल देखी है, एक शानदार मंजर देखा है जब एक डूबती हुई बच्ची को देखकर एक अजनबी शख्स ने फौरी तौर पर दरिया में छलांग लगाई और उस बच्ची को मौत के मुंह से बचा लिया। ये वाकया 11 सितंबर का, जिसमें अब तक ये तो मालूम नहीं हो सका कि 7 साला बच्ची आखिर ये दरिया में कैसे गिरी थी और जब उसे देखा गया तो वो बहुत दूर पहुंच चुकी थी। और सबसे तशवीशनाक बात इस वीडियो में जो हम देख रहे हैं वो ये है कि बच्ची का सर बिल्कुल डूब चुका था और सिर्फ उसके बाल दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को ये पता लग गया कि कोई बच्ची यहाँ पर पानी में डूब रही है। और ये मंजर देखकर दिल दहला देने वाला मंजर है। लोग परेशान हो गए, लोगों की चीखें निकल गई और वो बच्ची की जान बचाने के लिए मदद को उनकी जानिब से पुकार रहे थे
और यही वजह है कि ये जो शख्स वहाँ पर मौजूद था, जो एक हीरो के तौर पर सामने आया, फौरी तौर पर दरिया में कूदा है, तेज़ी से तैरते हुए इस बच्ची तक पहुँचा है और उससे अपनी गिरफ्त में लिया और दोबारा किनारे तक लेकर आया है। तो खुशकिस्मती थी इस बच्ची की जो कि ये जिंदा बच गई, फौरी तौर पर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। इस वाक़े को, इस शख्स को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, इनकी तारीफ़ की जा रही है। बहुत से लोगों की तरफ से मिलियन ऑफ व्यूज़ आ चुके हैं इस वीडियो पर। जिस तरह से ये एक बहादुरी का कारनामा उन्होंने सर अंजाम दिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, तैराकी भी बहुत कम लोगों को आती है और जिन लोगों को आती है वो भी कभी कभी अपनी जान खतरे में नहीं डालते ऐसी सूरत हाल में। लेकिन बड़ी तारीफ़ की जा रही है इस शख्स की जिसने अपनी जान पर खेलकर इस बच्ची को बचाया है और वो बच्ची खुशकिस्मती से बिल्कुल ठीक थी। फौरी तौर पर वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। नियो की स्क्रीन पर हम ये कुछ मनाजिर भी देख रहे हैं, बच्ची के ये डूबने के मनाजिर हैं। फिर इस शख्स ने जिस तरह से कूदा है दरिया में और बच्ची को लेकर वापस किनारे पर पहुंचा है, उसकी ज़िंदगी बचाई है। तो एक बड़ा अच्छा वाक़या है, एक बड़ा अच्छा जेस्चर है जो कि हमारे माशरे के लिए इंपॉर्टेंट है। हम सबको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उनकी मदद करनी चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खेल के हवाले से जिसमें जमा मर्दी, दलेरी और बहादुरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूँ घुड़सवारी के हवाले से, क्योंकि इसमें आपको तेज़ रफ्तार घोड़े को संभालने के साथ साथ ना सिर्फ अपना बैलेंस बरकरार रखना होता है, बल्कि यहाँ हम बात सिर्फ घुड़सवारी की ही नहीं कर रहे, हॉर्स बैक आर्चरी यानी घोड़े पर सवार जब साथ आपको तीरंदाजी भी करनी होती है। तो सुनने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो हमारे आज के मेहमान घुड़सवार तीरंदाज हैं औरंगजेब मुबशर, जो कि पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी आर्चरी इवेंट जो कि मंगोलिया में मुनक्किद हुआ उसमें शिरकत की है। आज हमारे मेहमान हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। औरंगजेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्यू पाकिस्तान घुड़सवारी तो वैसे इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, फिर उस पर बैठ कर तीरंदाजी करना बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कब से कर रहे हैं आप घुड़सवारी और तीरंदाजी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी। मुझे जी घुड़सवारी करते हुए तो तकरीबन 30 साल हो गए हैं और प्रोफेशनली तकरीबन 21-22 साल हो गए हैं। और तीरंदाजी का मुझे शौक काफी अरसे से था, लेकिन कुछ 4 साल पहले आपको मैं बताऊं कि जैसे ये अर्तुगरुल ड्रामा जब शुरू हुआ तो उसको देख के काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिली। तो मैं भी शायद उन लोगों में से एक था जिसको ये इंस्पिरेशन मिली कि घुड़सवारी तो आती है तो क्यों ना तीरंदाजी और घुड़सवारी दोनों को आपस में यकजा किया जाए और यही किया जाए जो इन ड्रामास में हम देखते हैं। वो ड्रामास थे हम रियल लाइफ में करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी जो मेरी पिछले 4 साल की है। और जैसे आपने अभी बताया मुझे कि मैं मंगोलिया से होके आया हूँ जी, तो ये भी एक मेरे लिए एक बड़ा जबरदस्त इवेंट था। मैं इससे पहले 4 इंटरनेशनल इवेंट्स जो हैं उनमें ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुका हूं कनाडा को, क्योंकि मैं कनाडा की नेशनल टीम का मेंबर भी। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से आपने शिरकत की है मंगोलिया में होने वाले इन बैनुल-अक़वामी मुकाबलों की, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा और कितने ममालिक के लोग थे जो कि यहाँ आए हुए थे पार्टिसिपेट करने? ये जी बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। मंगोलिया मैंने तो खैर यूट्यूब चैनल्स के ऊपर ही देखा था और मतलब मूवीज में देखा था, बट लाइव देखना एक्चुअली एक मुल्क में जाके वहाँ की मतलब इट वाज एन अमेजिंग प्लेस, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और जो टोटल मुल्क थे जो इस चैंपियनशिप में थे वो तकरीबन 32 थे और 118 के करीब सवार थे। और मतलब और ये सवार ऐसे होते हैं जी कि इनकी जिंदगियां गुजर गई होती हैं ये स्पोर्ट करते हुए। हम तो बहुत लेट इस फील्ड में आए, मेरे ख्याल से मैं 39 साल का जब मैं इस फील्ड में आया। तो बट द थिंग इज कि जब आप इतने प्रोफेशनल लोगों के साथ खेलते हैं तो मुकाबले के अलावा उनसे सीखने को बहुत मिलता है। मैं नेज़ाबाज भी रहा हूँ बहुत साल, अभी भी नेज़ाबाजी करता हूँ, मैंने नेज़ाबाजी के इवेंट्स में भी हिस्सा लिया है। लेकिन जो अपनाइयत इस खेल में पूरी दुनिया के लोगों से मिलती है, स्पेसिफिकली बीइंग अ न्यू कमर, मैं आपको बताऊं उसकी मिसाल नहीं मिलती।
ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो इस खेल को खेलने वाले बहुत ही शायद कम लोग होंगे। घुड़सवारी तो करते हैं लेकिन उसके साथ तीरंदाजी, ये बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल जी, क्योंकि पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं कभी भी, ना हमारी कोई फेडरेशन ऐसी है जो इस खेल की पजीराई करती। तो इंडिविजुअली तौर के ऊपर 3-4 लोग हैं जो करते हैं। मैं क्योंकि टीम स्पोर्ट्स में बिलीव करता हूं और तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं 4-5 जैसे लोगों को इकट्ठा करूं, एक प्लेटफॉर्म पे लेके आऊं जिनको कल को मैं ही हेल्प करूं कि हम एक एक टीम बनाएं और इसको हम पाकिस्तान को हम एज ए टीम रिप्रेजेंट करें। अभी तो इंडिविजुअली गया था मैं और मुझे देख के हैरानगी भी हुई थी कि मैं अकेला ही इंडिविजुअल खिलाड़ी था इस इवेंट में। बाकी सारे जो थे, किसी मुल्क से 2 टीम्स आई हुई थी, मतलब 8 खिलाड़ी थे, किसी मुल्क से 1 टीम आई हुई थी और बाद मुल्कों से 3 टीम्स भी आई हुई। ठीक है। अच्छा, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि पाकिस्तान में बहुत कम हम देखते हैं कि सपोर्ट किया जाता है ऐसे खेलों को जो कि इंटरनेशनली जिनको बड़ा क्लेम किया जाता है। जैसे घुड़सवारी की अगर हम बात करें, पंजाब का ये मकबूल तरीन खेल है, सदियों से यहाँ पर खेला जा रहा है। घुड़सवारी के साथ जो तीरंदाजी है उस पर फोकस नहीं है। और ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो घुड़सवारी के साथ तीरंदाजी है वो किस खित्ते का खेल है? पहली बात तो ये है जी कि पाकिस्तान में क्योंकि नेजाबाजी बहुत ज्यादा है तो नेजाबाजी के ऊपर ही फोकस है। हमारी जो इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन पाकिस्तान है उसका 100% फोकस नेजाबाजी के ऊपर है। किसी और डिसिप्लिन में वो या तो शायद जाना नहीं चाहते या मुझे नहीं पता कि क्या इशू है, क्योंकि मैंने इनिशियली जब अप्लाई किया था पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए तो मुझे वहां से रिफ्यूजल आ गया था। लिहाजा मैंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में अप्लाई किया था, क्योंकि सारी फेडरेशन जो हैं उनको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड गवर्न करता है। तो वहां पे मेरा तकरीबन 4.5 घंटे का एक इंटरव्यू हुआ था और 3 घंटे का एक इंटरव्यू हुआ था, जिसके बाद ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ। तकरीबन 1 साल के अरसे के बाद मुझे पाकिस्तान कलर और NOC मिला, जिसके बाद मैं मंगोलिया गया। ठीक है। अच्छा, जब मंगोलिया में जिस तरह से आप ये बता रहे हैं, ये कंपटीशन हुए हैं, घुड़सवार वहां पर आते हैं, तीरंदाजी के मुकाबले हैं, वो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करें। जी, मैं पिछले सवाल का जो पार्ट 2 था उसमें आपको जवाब दे दूं कि ये जो खेल है ना जी, ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज का खेल है। तो मंगोलिया से लेके अगर आप सेंट्रल एशिया की तरफ जाएं, चाइना, रशिया एंड देन इनटू टर्की, तो ये इस खित्ते का खेल है बहुत ज्यादा। ये मतलब यहाँ पे इस खेल को ऐसे प्रैक्टिस किया जाता है जिस तरह पाकिस्तान में बच्चा जैसे ही बड़ा होता है ना तो उसके हाथ में बैट बॉल आ जाता है और वो खेलना शुरू हो जाता है। तो इन मुल्कों में ऐसे है कि बच्चा 5, 6, 7 साल का होता है तो उसके हाथ में तीर कमान होते हैं और उसके बाद वो सवारी सीखता है। तो ये उनका जो बेसिकली आप समझें कि उनकी एक नेटिव स्पोर्ट बन जाती है। तो ऐसे मुल्कों में जाके ऐसे खिलाड़ियों के अगेंस्ट मुकाबला करना हम जैसे ममालिक के बहुत मुश्किल है, खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है जी। और स्पेशली जब फाइनेंसेस भी आपके अपने हो, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अगर आप पहली दफा या दूसरी दफा किसी स्पोर्ट में जा रहे हैं तो वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कोई नहीं मिलती है। तो जब मैं गया था इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में तो मैंने सारे पैसे अपनी जेब से खर्चे थे, बट फखर इस बात का था कि चले पाकिस्तान जो है उसको इंटरनेशनल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, लहराया गया। ठीक है, लेकिन फिर आप ये कह रहे हैं कि कोई सपोर्ट नहीं थी पाकिस्तान से, आपको बोर्ड की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं थी किसी भी हवाले से? बोर्ड जी बोर्ड की सपोर्ट जी क्या आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। औरंगजेब, आप हमें सुन पा रहे हैं? औरंगजेब, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी औरंगजेब, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि सपोर्ट फिर जो है वो फाइनेंशियली नहीं मिल पाती फिर जो प्लेयर्स हैं। औरंगजेब से एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान में हम देख रहे हैं घुड़सवारी, आर्चरी के जो खेल का फ्यूचर है वो क्या हो सकता है? औरंगजेब, आप हमें सुन पा रहे हैं? औरंगजेब से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। औरंगजेब, आप हमें सुन पा रहे हैं? कनेक्टिविटी का मेरा ख्याल है कोई इशू है। औरंगजेब,
एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो इस तरह के जो प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं उनको सपोर्ट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम घुड़सवारी की बात कर रहे हैं, पंजाब का बड़ा ही मकबूल तरीन खेल है, सदियों से यहाँ पर खेला जा रहा है, लेकिन घुड़सवारी के साथ जो तीर अंदाजी है उस पर इतना फोकस नहीं किया गया। नेज़ाबाजी को बड़ा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन इस तरह की जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, जिस तरह से औरंगजेब गए हैं मंगोलिया में, पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और वो ये कह रहे थे कि डिफरेंट कंट्रीज से टीम्स वहां पर मौजूद थी और पाकिस्तान से सिर्फ वो इंडिविजुअल तौर पर वहां पर गए थे, सिर्फ एक खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो टीम्स इस हवाले से बनानी चाहिए, इस पर भी काम होना चाहिए, ताकि जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको वो मिले, उनका एक्सपीरियंस इस हवाले से बढ़े। बहुत से मुल्कों के लोग हैं जो कि इन इवेंट्स में हिस्सा लेते हैं, और पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है वो भी इसी तरह से बाहर जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो सवारी आर्चरी का जो मुस्तकबिल है वो भी बड़ा ब्राइट हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो इसका शौक रखते हैं। स्पेसिफिकली हमने देखा, जिस तरह से वो भी बता रहे थे, जब तुगलक का ड्रामा सामने आया तो बहुत से लोगों को घुड़सवारी का शौक हुआ, और घुड़सवारी जिस तरह से औरंगजेब को पहले आती थी, फिर उन्होंने इस पर ज्यादा मेहनत भी की थी। औरंगजेब, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में अभी घुड़सवारी आर्चरी का जो फ्यूचर है वो आप कैसे देख रहे हैं? जैसे अभी आप होके आए हैं रिसेंटली, तो इस पर क्या अभी मजीद कोई काम किया जा रहा है या मजीद काम होगा? जी, मैं इवेंट के बाद पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे काफी सराहा, और उसके बाद उन्होंने मुझे यकीन दहानी दिलवाई कि हम मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। तो इंशाल्लाह मार्च में मैं दोबारा पाकिस्तान आ रहा हूँ, और बाकायदा तौर के ऊपर इसकी एक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से एक बाकायदा टीम जो है वो अनाउंस की जाएगी, जिसके बाद हमारे पूरे मुल्क में ट्रायल्स होंगे इसके लिए। और अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, चाहे उनको ये स्पोर्ट आती है या नहीं आती, वो दिल बी वेलकम, और उनसे हम ट्रायल्स लेंगे और फिर हम देखेंगे कि वहां से हमने इसकी बाकायदा शुरुआत जो है एज ए टीम स्पोर्ट कैसे करनी है। ठीक है, अच्छा। और जैसे अब मुझे घुड़सवारी का बहुत शौक है, तो कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर मैं भी घुड़सवारी सीखता हूं? या बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें किसी प्लेटफॉर्म का आइडिया नहीं होगा, आप कुछ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं क्या? जी, मेरे साथ जो टीम काम कर रही है, हम 3 लोग हैं, और हमारे 2 स्कूल्स हैं लाहौर में। एक जो है वो वेलेंशिया टाउन, ठीक है, स्कूल के जो है जी, ठीक है। यानी इस हवाले से प्लेटफॉर्म भी आप बना रहे हैं और अब लोगों को ट्रेन भी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तीसरा प्लेटफॉर्म हमारा जो है वो जैकी फार्म्स है, बरकी रोड पे। ठीक है, वहां पे हमने बाकायदा तौर पे एक स्कूल अपना जो है उसको शुरू किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। औरंगजेब मुबशर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। हमारी आपके लिए आपके फ्यूचर के जो भी अब इवेंट सामने आने हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।